गुड इवनिंग स्टूडेंट। एबीसी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, रिएक्शन मैकेनिज्म के एप्लीकेशंस पार्ट में अपना जो लास्ट सेशन चल रहा था वो था एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। आज एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स में एक अपन नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो चलिए अपन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस नए कॉन्सेप्ट के साथ अपनी क्लास को। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन हैलाइड, लिख रहा हूँ HF। देखना आप ध्यान से, एक नया कॉन्सेप्ट अपन क्रिएट करेंगे। HCl, ये है HBr एंड ये है HF। देखिए स्टूडेंट, अपन इसकी एसिडिक नेचर की चर्चा करते हैं। एच एफ की एसिडिक नेचर की चर्चा करते हैं तो आपको पता है कि -H+, मतलब H+ आयन इससे अगर बाहर निकलेगा तो ये बनेगा फ्लोराइड आयन। इसी तरह से इसकी एसिडिक नेचर की चर्चा करते हैं, -H+, तो ये बनेगा क्लोराइड आयन। एंड HBr से क्या बन जाएगा? ब्रोमाइड आयन बन जाएगा। और नेक्स्ट है HI से जो बनेगा वो बनेगा आयोडाइड आयन। अच्छा, अपन ने जो कॉन्सेप्ट सीखा है, देखो वो स्टूडेंट ये सीखा है कि ये जो एसिड है इसको अपन क्या बोलते हैं? इनको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कॉन्जुगेटेड एसिड। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इस एसिड को अपन क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटेड एसिड। और ये इसके क्या बन जाते हैं स्टूडेंट? कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है। अच्छा, ये चीज अपन ने क्लियर कर ली कि जब भी अपन ये HF है, इसकी एसिडिटी की बात करते हैं, एसिडिक नेचर की बात करते हैं, तो इसकी कॉन्जुगेटेड बेस है। ये कॉन्जुगेटेड बेस जो बन रहे हैं, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, ये कॉन्जुगेटेड जो बेस बन रहे हैं, अगर इनकी स्टेबिलिटी, अगर ये स्टेबल है, ठीक है, अपन ने काफी समय ये कर लिया। देखो मैं आपको रिपीट करूँ, एल्कोहल में अपन ने ऐसा किया था, ठीक है। उसके बाद में जो एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसमें अपन ने ऐसा किया। अच्छा, एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड में भी अपन ने ऐसा किया है कि अगर ये वाले जो कॉन्जुगेटेड बेस है, अगर इनकी स्टेबिलिटी, ठीक है, इफ इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर दूं, अगर इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर दें तो क्या होगा? इन जो कॉन्जुगेटेड एसिड है, इनकी एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी स्टूडेंट? इंक्रीज हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि अपन बार बार इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। वापिस देखो, मैंने आपको एक जनरल सी बात बताई थी कि कोई भी चेंज होगा, वो चेंज कब होगा? जब उससे बनने वाला प्रोडक्ट है वो स्टेबल बनेगा, तब चेंज क्या होगा? फेवरेबल होगा। ठीक है। तो देखो, अगर ये मान लो फ्लोराइड है, ये फ्लोराइड है, ये किससे बन रहा है? HF से बन रहा है। और HF से अगर फ्लोराइड बन रहा है और ये फ्लोराइड अगर स्टेबल है, अगर ये स्टेबल है सपोज करो, तो क्या इस HF से ये फ्लोराइड बनेगा? यस, ये फ्लोराइड बनेगा। कैसे बनेगा? H+ आयन बाहर जाएगा तो बनेगा। ठीक है। और H+ आयन बाहर जाएगा, इसका मतलब ये इसकी कौन सी नेचर होगी? एसिडिक नेचर। ठीक है। अब यहाँ पे आप एक बात बताओ मेरे को कि अपन ने ये चीज सीखी थी कि फ्लोराइड या फिर जो भी एटम है, ठीक है, जो भी एटम है, और वो क्या है? अपना एनाइन है। और एनाइन की अपन ने स्टेबिलिटी किस किस से कंट्रोल की थी? वो देखो स्टूडेंट, अपन ने कंट्रोल की थी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से, साइज से किया था, परसेंटेज एस करेक्टर से किया था, इंडक्टिव इफेक्ट से किया, और बाकी के मैंने आपको ये बताए थे, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे अगर इसकी अपन स्टेबिलिटी किससे कंट्रोल कर रहे हैं? साइज से। देखो, ये छोटा साइज है, इस पे नेगेटिव, ये थोड़ा बड़ा साइड, नेगेटिव, ये और भी बड़ा है ब्रोमीन का, नेगेटिव, और ये सबसे बड़ा है इसमें आयोडीन का। ठीक है। अच्छा, उस समय मैंने आपको ये भी क्लियर किया था कि नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है चार्ज एक्सेस। अब ये बताया था कि जैसे मान लो एक छोटा कमरा है, उसमें 5 आदमी है, ठीक है, तो क्या होंगे? वो अनस्टेबल होंगे। और वही 5 आदमी एक बड़े हॉल में अगर अरेंज हो तो वो क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। तो यही मैंने बोला कि चार्ज है, ये जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है यहाँ पे। और इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेस होंगे तो बिग साइज के, बड़े साइज के एटम में क्या रहेंगे? वो स्टेबल रहेंगे। मतलब ऊपर से नीचे जाते हैं अपन, ठीक है, ऊपर से नीचे जाते हैं अपन स्टूडेंट, तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, तो क्या होगा? इनकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है? स्टेबिलिटी क्या हो रही है इनकी? इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अगर इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है
तो मैंने आपको बात बताई थी कि जो क्रॉसपॉन्डिंग एसिड है उनकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, या फिर एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, उनका एसिडिक नेचर है वो हो जाएगा स्टूडेंट इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अपन मूव करेंगे, अप टू डाउन करेंगे तो एसिडिक नेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अपन ने सीख रखा है, ठीक है। अब मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। देखो स्टूडेंट, अपन बात करें कि ऊपर से नीचे चलने पर मूव अप टू डाउन एसिडिक नेचर, ठीक है, इंक्रीज हो रही है। तो देखो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, स्ट्रॉन्ग एसिड। और यहाँ पे इसको कंपेरेटिवली क्या बोल सकते हैं, वीक एसिड। ये बात आपको समझ में आई। देखो वीक एसिड और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों बोला अपन ने, क्योंकि अपन अप टू डाउन जब चलते हैं तो इनकी एसिडिक नेचर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और ये अपन ने किससे कर लिया, इनके क्रॉसपॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड बेस बनाए थे। और कॉन्जुगेटेड बेस की अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो इनकी एसिडिक नेचर भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये अपन ने एक नई चीज यहाँ पे मेंशन कर ली कि HF क्या होगा, वीक एसिड होगा, एंड HI क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ओके है यहाँ तक बात। अब देखो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एच एफ का कॉन्जुगेटेड बेस क्या है, फ्लोराइड है, ठीक है। अगर ये वीक एसिड है तो ये बेस तो है ही, इसको अपन बेस बोलते हैं। और ये बेस कौन सा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ओके यहाँ तक, ठीक है। अगर ये वीक एसिड है तो बेस कैसा हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। और इसको अपन क्या बोल देंगे फिर, वीक बेस बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे, वीक बेस बोल देंगे। ओके है स्टूडेंट। अब देखो इसको अपन एसिडिक नेचर के रेस्पेक्ट में अगर अपन इसको देखें तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस जो भी होंगे तो उनका एसिडिक नेचर कैसा होगा, क्या एसिडिक नेचर उनका क्या होगा, वीक होगा। देखो जी जो मोर स्ट्रॉन्ग है तो उनको पर एसिडिक नेचर के रेस्पेक्ट में अगर उनको सोचे तो एसिडिक नेचर में वो क्या होंगे, बहुत ही वीक होंगे। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे ना वो कैसे हो जाएंगे, वीक एसिड हो जाएंगे। और जो वीक बेस है उनको अपन एसिड के रेस्पेक्ट में क्या देख देंगे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब देखो यहाँ पे एक बात देखना कि देखो ये भी वीक एसिड है और ये भी वीक एसिड है, ठीक है। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और आयोडाइड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना कि कॉन्जुगेटेड एसिड, ठीक है, या फिर कॉन्जुगेटेड एसिड या फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड बेस, दोनों की एसिडिक नेचर क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। मतलब सेम इंक्रीज होती है। ये बात मैंने आपको सिखा दी कि देखो ये भी WA है, वीक एसिड, तो ये भी क्या है, WA है, वीक एसिड है, ठीक है। HF क्या इसका कॉन्जुगेटेड एसिड है, तो F माइनस क्या इसका कॉन्जुगेटेड बेस है। तो यही बात मैं आपको बोल रहा हूँ स्टूडेंट कि कॉन्जुगेटेड बेस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड एसिड, ठीक है, विल बी सेम, एसिडिक नेचर विल बी सेम, ठीक है। या फिर अपन बात कर सकते हैं कि कॉन्जुगेटेड एसिड और उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड बेस की एसिडिक नेचर है वो क्या होगी, सेम होगी। ये अपना एक नया कॉन्सेप्ट था आज के लिए, ठीक है। हाँ सेम होगी, लेकिन इन दोनों का कंपेरेटिव अपन करें, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कॉन्जुगेटेड एसिड की एसिडिटी ज्यादा होगी। जैसे मान लो अगर आपको कंपैरिजन ये करवा दूं मैं, HF आपसे एग्जाम में पूछ लिया, HF एंड F माइनस, इन दोनों में एसिडिक नेचर किसका ज्यादा है, इन दोनों में एसिडिक नेचर किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। अब मैं बात करूं जैसे F माइनस और Cl माइनस, तो इनमें किसका एसिडिक नेचर ज्यादा है, इनमें किसका एसिडिक नेचर ज्यादा है, इस वाले का एसिडिक नेचर क्या इसमें ज्यादा है, इस वाले का एसिडिक नेचर ज्यादा है, ठीक है। केवल ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, जो अपना एक नया कॉन्सेप्ट था। अब देखो स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट पे अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट अपन एग्जांपल इसमें लेते हैं, जैसे HC डबल बॉन्ड OH, एक अपन ने ये लिया, सेकेंड लिया CH3COH, ऐसा एग्जांपल किया भी अपन ने। एक मैंने ये ले लिया CH3CH2COOH। चलो ये सिंपल एग्जांपल मैंने ले लिया, ठीक है। इनका जो एसिडिक नेचर है वो क्या होगा,
उनका एसिडिक नेचर हो जाएगा। देखो इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है और इसमें कोई भी कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन है। तो प्लस आई, अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं, मूव करते हैं, तो प्लस आई क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर प्लस आई इंक्रीज होगा तो देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि कल की क्लास में जब भी अपन एसिडिक नेचर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का अपन एसिडिक नेचर स्टार्ट करते हैं, तो वो एसिडिक नेचर है इसके प्रोपोर्शनल होगा -I -H एंड -R, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, एंड इसके क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर, इसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे प्लस आई बढ़ रहा है, अपन क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो प्लस आई बढ़ रहा है, तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ कि सबसे ज्यादा एसिड ये हो जाएगा, उसके बाद में कम हो जाएगा, सबसे कम ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ में आई आपको? अब जो मैं यहाँ पे नया केस स्टडी करने जा रहा हूँ वो अपना इस तरह से है, HCO नेगेटिव, ये है। दूसरा अपन ने ले लिया CH3CO नेगेटिव, और थर्ड में लेता हूँ CH3CH2COO नेगेटिव। ठीक है, अब ये अपन ने बना दिए क्या, कॉन्जुगेटेड बेस बना दिए। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला है कि कॉन्जुगेटेड एसिड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड बेस की एसिडिक नेचर क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, आप बिना देखे भी कर सकते हो, या फिर स्टूडेंट आप एक चीज ध्यान रखना कि जैसे आपको कॉन्जुगेटेड बेसिड इस तरह से दे दिया जाए, ठीक है, तो अपने को ये वाला इमेजिन ही नहीं रखना है, मतलब माइनस है ये देखना ही नहीं है, अपने को भूल जाना कि ये माइनस नहीं है। आप इसको कॉन्जुगेटेड एसिड बना लो, माइनस हटा दो ये एसिड बन गया, ये माइनस हटा दो ये एसिड बन गया। बताओ ये अपन ने अभी किया है। ठीक है, तो अगर माइनस आए तो भी इनके कॉन्जुगेटेड बेस की एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर है सेम वही होगा। ठीक है, काफी सारे एग्जांपल्स अपन करेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बताइए स्टूडेंट, HF HBr ले लूं, ठीक है, फिर मैंने ले लिया Br नेगेटिव एंड आयोडाइड नेगेटिव। ठीक है, देखो ये क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड है, और ये क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस है। ओके, यही है। तो पहले तो आप एक चीज क्लियर कर लेना, कॉन्जुगेटेड एसिड और उसका अगर अपन क्या बनाते, कॉन्जुगेटेड बेस बनाते, तो एसिडिक नेचर किसकी ज्यादा होगी, कॉन्जुगेटेड एसिड की एसिडिक नेचर ज्यादा होगी किससे, कॉन्जुगेटेड बेस से। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आप दिमाग में क्लियर रखना। तो पहले मोर एसिडिक ये दोनों ही होंगे। ठीक है, अब इन दोनों में आप बता सकते हो HF है या HBr है, तो अपन बता सकते हैं HBr है, फिर उसके बाद में फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट ही होगा। फिर देखो थर्ड एंड फोर्थ में, थर्ड एंड फोर्थ में कौन सा एसिडिक ज्यादा होगा, देखो अभी अपन ने किया है, इसका अगर मैं बनाऊं क्लोराइड, क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, अभी जस्ट मैंने किया है, और कल भी मैंने आपको बताया था ये वाला कॉन्सेप्ट जाते जाते। देखो इनकी कॉन्जुगेटेड जो बेस है, ठीक है, ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब आप कर सकते हो कौन सा है, आयोडाइड, मतलब ये वाला 4 वाला हो जाएगा, उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। ठीक है, दिस इज द एसिडिक नेचर ऑफ दिस कंपाउंड्स। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं अपन। देखो ये एग्जाम्पल लिख दिया मैंने एक, दूसरा दूसरा एग्जाम्पल ये लिख दिया है। ठीक है, थर्ड में लिख रहा हूं, थर्ड एग्जाम्पल ये लिख दिया है, एंड लास्ट में लिख रहा हूं ये वाला एग्जाम्पल। अब बताइए स्टूडेंट, ठीक है, ये क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड है, ये कॉन्जुगेटेड बेस है, ये कॉन्जुगेटेड एसिड है, ये कॉन्जुगेटेड बेस है, अपन यही तो चीज देख रहे हैं। ठीक है, मतलब कॉन्जुगेटेड बेस तो ये है, ये क्या होंगे, वीक एसिड होंगे। ठीक है, वीक एसिडिक होंगे।
अब ये वाले क्या होंगे, दोनों मोर एसिडिक नेचर के होंगे। अगर मोर एसिडिक नेचर के हैं तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था 2 कार्बन है, और यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन। किसका प्लस आई ज्यादा है, इसका प्लस आई ज्यादा है। अगर इसका प्लस आई ज्यादा है तो ये क्या होगा, एसिडिक नेचर को कम कर देगा, ठीक है। इसका प्लस आई कम है और इसका प्लस आई स्टूडेंट क्या है, ज्यादा है। तो एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा फर्स्ट की होगी, उसके बाद में किसकी होगी, थर्ड की होगी। फिर अपन बात करते हैं कॉन्जुगेटेड बेस दोनों। अब इन दोनों बेस में यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। प्लस आई इसका ज्यादा, इसका प्लस आई ज्यादा, इसका कम है, तो ये अपना ऑर्डर हो जाएगा 4 एंड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये लीजिए अपना आंसर हो गया 1 3 4। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट अपन फटाफट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आपसे कोई पूछ ले, देखो सिंपल सी चीज है, H3O प्लस H2O एंड OH, ये 3 एग्जाम्पल दे दिया, OH ने। चलो अपन H2O की बात करें, H2O का ये क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस है, और ये इसका क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड, ठीक है। और इन दोनों की रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें मतलब H3O प्लस में H2O से एक H ज्यादा है, तो ये इसका कॉन्जुगेटेड एसिड है, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड बेस कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि कॉन्जुगेटेड एसिड का भी कॉन्जुगेटेड एसिड हो सकता है, ठीक है, वो तीसरे के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक। मतलब मैं आप ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ, इन दोनों की रिलेशनशिप क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड किसका है, इस कॉन्जुगेटेड बेस का। ये कॉन्जुगेटेड बेस किसका है, इस कॉन्जुगेटेड एसिड का। यहाँ पे इन दोनों की रिलेशनशिप यहाँ पे मैंने लिख दी कि ये कॉन्जुगेटेड एसिड मतलब H3O प्लस, ये किसका कॉन्जुगेटेड बेस है, H2O का, ठीक है। और ये कॉन्जुगेटेड बेस किसका है, H3O प्लस, इसका कॉन्जुगेटेड बेस है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, शॉर्टली मैं आपको बता दूं कि जब भी अपन एसिडिक नेचर की बात करें, जब भी अपन एसिडिक नेचर की बात करें तो देखो जो प्लस वाले हैं उसकी ज्यादा होगी, फिर न्यूट्रल, और फिर क्या होगा, नेगेटिव। देखो ये कॉन्जुगेटेड एसिड होंगे, ठीक है, ये भी कॉन्जुगेटेड एसिड होंगे, ये कॉन्जुगेटेड बेस होंगे, और भी हो सकता है जैसे -2 हो गया, ठीक है, 2 हाइड्रोजन भी निकल सकते हैं, है ना। जैसे -2 होगा तो वो भी कॉन्जुगेटेड बेस हो जाएगा। ये इसका कॉन्जुगेटेड एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेटेड एसिड है, इसका कॉन्जुगेटेड बेस ये है, और इसका कॉन्जुगेटेड बेस ये है। ये आप सिंपली ध्यान रखना, प्लस वाले की एसिडिक नेचर ज्यादा, फिर न्यूट्रल और फिर नेगेटिव। तो स्टूडेंट आप इस एग्जांपल को आप कर सकते हैं। देखो इसमें सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, ये वाली, फिर ये न्यूट्रल है ये, और फिर नेगेटिव है। बहुत ही इजी सा एग्जांपल बन गया अपने लिए ये, अगर ये कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो अपन, अब आप खुद समझ जाओगे ये जो नया कॉन्सेप्ट अपन ने क्यों सीखा है। देखो स्टूडेंट, इस तरह की अपने को कॉन्जुगेटेड बेस एंड कॉन्जुगेटेड एसिड की फॉर्म में अपने को एग्जांपल्स मिलते हैं एग्जाम में। ये बना दिया मैंने ROH, एक बना दिया OR में। बता दो स्टूडेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो, प्लस नेगेटिव न्यूट्रल एंड नेगेटिव, प्लस हो गया न्यूट्रल हो गया नेगेटिव हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर एसिडिक नेचर का, ठीक है। ये इसका एसिडिक नेचर का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, जैसे इस कॉन्सेप्ट में भी ये आ सकते हैं, COH2 ये प्लस, नेक्स्ट आ गया CH3COH, ओके है, और नेक्स्ट अपना ये आ गया COO नेगेटिव। क्या हो जाएगा इसका एसिडिक नेचर का, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे से एग्जाम्पल है स्टूडेंट। अब मैं बात करूं जैसे HCOO H2 प्लस, ओके, HCOO H, एंड थर्ड अगर मैं बात कर लूं HCOO नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा इनका, ये वाला हो जाएगा एसिडिक नेचर का ऑर्डर हो जाएगा। अब देखो कुछ मैं थोड़ा सा हटके यहाँ पे एग्जांपल्स बनाता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट बना लिया HCOOH2, यहाँ पे प्लस लगा दिया। सेकंड मैं बनाता हूँ CH3COOH2, प्लस लगा दिया इस पे, और थर्ड बना दिया
CH3COOH2 ओके है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे जो अपना ऑर्डर होगा वो क्या होगा, देखो दोनों ही तीनों ही प्लस वाले हैं, तीनों ही प्लस वाले हैं, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ रहा, यहाँ पे एक CH3 है और यहाँ पे दो CH3 है। अगर दो CH3 तो प्लस आई सबसे ज्यादा, इसका प्लस आई सबसे कम, और ये तो क्या होता है सबसे कम प्लस आई है। तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, जिसका प्लस आई ज्यादा होगा वो क्या होंगे, वीक एसिड होंगे, और जिसका प्लस आई कम होगा वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। ये बात क्लियर हुई आप लोगों के। अब देखो स्टूडेंट, कुछ एग्जांपल्स लेता हूं मैं, थोड़े इजी से थोड़े टफ की तरफ चलते हैं अब अपन। नेक्स्ट एग्जांपल, हाँ एक चीज और ध्यान रखना आपको, जैसे के ए के ऑर्डर में पूछा जा सकता है, पी के ए के ऑर्डर में पूछा जाता है, के बी या फिर पी के बी, एच प्लस या फिर पी एच, ये वाला मैंने कॉन्सेप्ट आपको कल की क्लास में क्लियर करा रखा है ठीक है। तो अपन नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। HCOH, सेकंड है अपना CH3 CO नेगेटिव, थर्ड है CH3 COOH2 प्लस, ओके। नेक्स्ट अपना है CH2Cl CO नेगेटिव, उसके बाद में अपन ने लिया CH3 COH ले लिया, और एक और ले लेते हैं अपन CH2Br COO नेगेटिव, और लास्ट अपना ये है CH2ICOO। अब देखो स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल को अपन सॉल्व करते हैं ठीक है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट बात मैंने आपको क्या बताई है, जो पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाले इसमें एक ही है, पॉजिटिव चार्ज वाला एक ही है, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उसके बाद में न्यूट्रल वाले, न्यूट्रल एक तो ये रहा, एक न्यूट्रल वाला ये रहा, एंड एक न्यूट्रल वाला ये रहा। अब इन तीनों को आप ध्यान से देखो, कंपेरेटिव जो स्टडी है इनकी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ पे क्या है एक CH3, और यहाँ पे CH2 के साथ क्या है आयोडीन, यहाँ पे CH2 के साथ क्या स्टूडेंट आयोडीन है, मतलब माइनस आई इफेक्ट है, और यहाँ पे क्या है प्लस आई इफेक्ट है, और यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो माइनस आई इफेक्ट वाले क्या करेंगे, माइनस आई इफेक्ट वाले क्या कर देंगे, एसिडिक जो नेचर है उसको क्या कर देंगे, ये इंक्रीज कर देंगे, एसिडिक नेचर को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो चलो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, अपना लास्ट कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 एग्जाम्पल 4, ये 5 नंबर, ये 6 7, तो ये हो जाएगा अपना 7 ठीक है। अब देखो एक ये बच गया 5 नंबर और एक ये बच गया, इन दोनों में से यहाँ पे H है जिसका प्लस आई कम है, यहाँ पे CH3 जिसका प्लस आई ज्यादा है, तो जिसका कम है वो मोर एसिड हो जाएगा और फिर 5 नंबर हो जाएगा ठीक है यहाँ तक। फिर अपन बात करते हैं नेगेटिव की। अब नेगेटिव वाले कौन कौन से बच गए, नेगेटिव वाले अपने पास बच गए, एक तो ये रहा, एक अपना ये रहा, एंड एक अपना ये रहा। अब बता दो स्टूडेंट, देखो यहाँ पे माइनस इफेक्ट, यहाँ पे भी माइनस इफेक्ट, और ये सिंपल है प्लस इफेक्ट वाला ठीक है। तो सबसे अपन बात कर लेंगे लास्ट में, तो अपना क्या आ जाएगा 2 नंबर। अब अपना क्या रह गया, 4 नंबर रह गया और 6 नंबर रह गया। तो 4 और 6 में आप बता सकते हो माइनस आई किसका ज्यादा है, माइनस आई का ऑर्डर मैंने लिखा रखा है फ्लोराइड, क्लोराइड, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो कौन सा हो जाएगा, माइनस आई ऑर्डर है 4 नंबर का, और फिर हो जाएगा 6। ये देखो स्टूडेंट अपन इस तरह से एसिडिक नेचर लिख सकते हैं ठीक है। नेक्स्ट अपन और इसी टाइप का एक एग्जांपल और यहाँ पे प्रैक्टिस में लेते हैं। चलिए फर्स्ट अपन ने ले लिया CH3COO, ओके। दूसरा अपन लेते हैं CH3COH, थर्ड अपन ने लिया CH3CH2CH2COO नेगेटिव, और फोर्थ में लेता हूँ CH3CH, और यहाँ पे जोड़ दिया CH3COOH, और लास्ट में ये ले लेता हूँ CH3CH2COO नहीं। ये देखो अपन ने 5 एग्जाम्पल्स ले लिए। बताइए स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले अपन पॉजिटिव करते हैं, फिर उसके बाद में न्यूट्रल, और उसके बाद में नेगेटिव,
तो देखो पॉजिटिव कोई है नहीं इसमें, तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल अपना ये है 2 नंबर का, और कौन सा है 4 नंबर का। तो देखते ही समझ जाओगे प्लस आई कम है, और इसका प्लस आई क्या है यहाँ पे, ज्यादा प्लस आई है। ठीक है, जिसका ज्यादा प्लस आई होगा वो क्या होंगे, वीक एसिड होंगे। तो 2 और 4। अब अपन बात करते हैं नेगेटिव वाले, 1, 3 नंबर एंड 5 नंबर। तो इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, और इसमें 3 कार्बन है। 3 कार्बन वाले का प्लस आई ज्यादा होगा, तो अपन ले लेंगे फर्स्ट नंबर, फिर उसके बाद में 5 नंबर, एंड ले लेंगे लास्ट में 3rd नंबर। अब देखो स्टूडेंट, अपने को हर टाइप के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, मतलब कुछ भी आपको ऑर्डर में पूछा जा सकता है। जैसे ही मान लो ये पीओएच के ऑर्डर में आपको लिखवा दिया, ठीक है, अपन ने एसिडिक नेचर का ऑर्डर अपना ये है, आपको पीएच के ऑर्डर में लिखवा दिया, ठीक है, या फिर आपको किसके ऑर्डर में लिखवा लिया, एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन के ऑर्डर में लिखवा लिया। तो पीओच का ऑर्डर क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। पीएच क्या होता है, एंटी प्रोपोर्शनल होता है। एच प्लस क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। के क्या होता है, इसके प्रोपोर्शनल होता है के, ठीक है। एंड के बी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पी के बी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह से अपन हर टाइप की रीजनिंग से यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। आज का कॉन्सेप्ट केवल इतना ही था अपना, कि अपन कॉन्जुगेटेड एसिड भी ले, ठीक है, या फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड बेस ले, तो उनकी एसिडिक नेचर में सेम वेरिएशन चलता है। ठीक है, हाँ इतना जरूर ध्यान रखना, कॉन्जुगेटेड एसिड ऑलवेज मोर एसिडिक नेचर, ठीक है, किससे होंगे, कॉन्जुगेटेड बेस से। ठीक है, हमेशा कॉन्जुगेटेड बेस से कॉन्जुगेटेड एसिड मोर होंगे। तभी मैंने आपको बताया है कि प्लस वाला कॉन्जुगेटेड एसिड, ठीक है, फिर न्यूट्रल, और फिर क्या होगा, नेगेटिव। ये आप हमेशा ध्यान रखना जब भी आप एसिडिटी के सवाल करोगे। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, वो है अपना बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट अपन देखते हैं बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड। बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। देखो स्टूडेंट, अपन ने एसिडिक नेचर को अच्छे से क्लियर कर दिया। ठीक है, सेम वैसे ही अपना क्या है, बेसिक नेचर वाला है। कुछ कुछ बातें अपने यहाँ पे क्लियर भी कर लिए। देखो कॉन्जुगेटेड बेस की अपन ने किया, मतलब है तो बेसिक नेचर ही ना। ठीक है, अब देखो कोई भी कंपाउंड्स है, कोई भी कंपाउंड होगा, वो अगर बेसिक नेचर शो करेगा, अगर बेसिक नेचर शो करता है, शो बेसिक नेचर, तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड एसिड में चेंज हो जाएगा। मतलब वो क्या करेगा, H प्लस आयन लेगा, और H प्लस आयन लेगा तो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेटेड एसिड बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड बेस होगा। ये इसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड बेस होगा। सपोज करो मैं यहाँ पे क्या लूं, ये जेड कंपाउंड है, ठीक है, इसकी बेसिक नेचर क्या होगी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जेड एच में। ये क्या बन जाएगा, इसका कॉन्जुगेटेड एसिड, और इसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा, जेड होगा। अब मैं वही देखो यहाँ पे चीज रिपीट कर रहा हूँ, अगर यहाँ से जो कॉन्जुगेटेड एसिड बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी बढ़ा दे, अगर अपन उनकी क्या बढ़ा दे, उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर दे, तो क्या होगा, क्या होगा स्टूडेंट, कॉन्जुगेटेड बेस है, उनका बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उनका बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज देखो स्टूडेंट, अपन एक ही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, और उसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, अपन बार बार रिपीट करते हुए उसको क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। देखो मैंने यही बोला है, ये चेंज हुआ, अगर ये स्टेबल है तो ये क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। इजीली हो जाएगा मतलब इजीली H प्लस आइन ले लेगा, ठीक है, और H प्लस आइन ले लेगा तो उसकी बेसिक नेचर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे अपन एक चीज जो सीखेंगे वो है कि कॉन्जुगेटेड एसिड, और कॉन्जुगेटेड एसिड होंगे, कॉन्जुगेटेड एसिड होंगे, वो किस तरह के होंगे, अपने कैटाइंस होंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज वाले होंगे। ठीक है, अब अपन ये देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज की जो स्पीशीज है उनकी स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, ये अपने को सीखना है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज या फिर कैटाइन, कैटाइन स्टेबिलिटी। बताइए स्टूडेंट, मैंने आपको करा रखा है, किसके प्रोपोर्शनल होती है,
स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और कौन कौन से हो सकते हैं? प्लस आई हो सकता है, प्लस एच हो सकता है, प्लस आर हो सकता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। और ये कौन कौन से हो सकते हैं? माइनस आई हो सकता है, माइनस एच एंड माइनस आर हो सकता है। ठीक है, इनके कारण इनकी क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर कॉन्जुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड बेस है, उनकी बेसिक नेचर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ये कह सकता हूं मैं कि जो बेसिक नेचर है वो भी किसकी प्रोपोर्शनल होगी? जिसके प्रोपोर्शनल कॉन्जुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी होती है। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अच्छा, अपन ने एसिडिक नेचर में क्या लिख लिया था? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या प्रोपोर्शनल। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये कौन कौन से हो सकते हैं? प्लस आई, एच और प्लस आर। ये हो सकते हैं माइनस आई, माइनस एच एंड माइनस आर। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर लेते हैं। जो बेसिक नेचर है, जैसे जैसे अपन ने एसिडिक नेचर में कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, सेम वही कॉन्सेप्ट अपने को यहाँ पे भी क्लियर करना है। देखो ये क्या होगा? OH आयन की कंसंट्रेशन होगी क्या? प्रोपोर्शनल। वो H प्लस के है तो ये OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, वो Ka के है तो ये क्या हो जाएगा? Kb के। ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल? और पीएच के। ठीक है, ये वो प्रोपोर्शनल है पीओएच की, तो ये प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? पीएच के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अच्छा, के बी है यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा? पी के बी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पी के बी है, पी के ए हो जाएगा। प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? के ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सारे जो फैक्टर है वो आप यूज कर सकते हो। मतलब आपको क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि बेसिक नेचर ही दे, मतलब क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केबी या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओएच नेगेटिव आयन। ठीक है, इन गिवन कंपाउंड्स। ठीक, मतलब जो भी कंपाउंड अपने को नीचे दे के रखेंगे उसमें अपने को पूछ सकता है, केबी का ऑर्डर पूछ सकता है, पीएच का ऑर्डर पूछ सकता है, पी के बी, पी के ए एंड के ए, इन सब में से कोई भी ऑर्डर आपको पूछा जा सकता है। तो आप सब चीजें ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन बेसिक नेचर में एक हेडिंग लगाते हैं इंपॉर्टेंट अपनी, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस एंड इट्स रिलेटेड कंपाउंड्स। अपन एमाइंस की नेचर की चर्चा करते हैं, बेसिक नेचर किस तरह की होगी, और उनसे रिलेटेड जो भी कंपाउंड है उनकी चर्चा करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, अमाइंस में अमाइंस में क्या होता है स्टूडेंट? नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट। और ये लोन पेयर ही क्या करता है? बेसिक नेचर को शो करता है। मतलब अपन लिख सकते हैं शो बेसिक नेचर शो बेसिक नेचर बाई लोन पेयर। लोन पेयर मतलब ये जो लोन पेयर है यही किसको? बेसिक नेचर को शो करता है। और किस तरह से शो करता है ये मैं आपको बताऊं कि इसकी अपन बात करें, जब ये नेगेटिव सॉरी लोन पेयर्स है, ठीक है, अवेलेबल होता है। ठीक है, अवेलेबल होता है किसी भी एक्सेप्टर या किसी भी आने वाले ऐसा कोई ग्रुप होगा कि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उनके लिए अगर ये अवेलेबल होता है, ठीक है, तो अपन इसको बोल सकते हैं कि इस लोन पेयर की अपन ये यूज कर सकते हैं एज अवेलेबिलिटी
ऑफ लोन पेयर हैज अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेज। जब अपन अवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं इसकी लोन पेयर की, ठीक है, तो बेसिक नेचर इंक्रीजेज, देन बेसिक नेचर इंक्रीजेज। ये जरूर आपको कॉन्सेप्ट बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि देखो बेसिक नेचर कौन शो करता है, ये लोन पेयर शो करता है। और लोन पेयर की अपन अवेलेबिलिटी बढ़ा देते हैं, अवेलेबिलिटी अपन इंक्रीज कर देते हैं इसकी, तो जो बेसिक नेचर है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी किसी भी कंपाउंड की। ठीक है, अब देखो कि ये जो अवेलेबिलिटी है, ये जो अवेलेबिलिटी है ये किस पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अवेलेबिलिटी of lone pair, availability of lone pair depends upon electronegativity of नाइट्रोजन एटम। देखो स्टूडेंट समझते जाना आप इस चीजों को, ठीक है। मैंने क्या क्या चीज बोली है, फर्स्ट मैंने बोली है कि नाइट्रोजन है अमीन्स में, उस पे जो लोन पेयर है ये शो करेगा अभी बेसिक नेचर। अच्छा, ये किस प्रकार से शो करेगा, ये अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। इसकी अवेलेबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो बेसिक नेचर इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इसकी अवेलेबिलिटी है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फैक्टर पे डिपेंड करती है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फैक्टर है वो अपन ने देखा है परसेंटेज एस करेक्टर, एंड दूसरा अपन देखते हैं साइज ऑफ रिंग। साइज ऑफ रिंग, ये दोनों चीजें अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। मतलब परसेंटेज एस करेक्टर जब इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी अपनी, इंक्रीज हो जाएगी। और साइज की बात करें कि साइज जैसे जैसे बढ़ेगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी उसकी क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। केवल ये दो फैक्टर आपको ध्यान रखना है। वापिस सुनो आप ध्यान को कि जो बेसिक नेचर है वो कौन शो करता है, लोन पेयर शो करते हैं। अच्छा, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी अपन इंक्रीज करते हैं तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ये डिपेंड्स किस पे करता है, ये करता है अपना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो परसेंटेज करेक्टर से वेरी होती है, एंड दूसरा साइज ऑफ रिंग से वेरी होती है। अब यहाँ पे अपन एग्जांपल्स की ओर चलते हैं। देखो स्टूडेंट, छोटे छोटे एग्जांपल से अपन बेसिक नेचर को क्लियर करेंगे, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल मैं यही लिख रहा हूँ, CH3 CH2 NH2, ओके है। सेकंड में लिख दूं CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये है NH2। और थर्ड में लिख रहा हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CnH2। ये लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे तीनों पे लोन पेयर है। अब ये बेसिक नेचर शो करेगा, ये लोन पेयर भी बेसिक नेचर शो करेगा, ये लोन पेयर भी बेसिक नेचर शो करेगा। केवल अपने को ध्यान रखना कि किसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। जिसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी बेसिक नेचर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये किस पे डिपेंड करेंगे, ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं साइड वाले, ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp है। अच्छा, अपन अप टू डाउन मूव करते हैं इन एग्जांपल में, तो परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। देखो इसका 50% है, इसका कितना है 33% sp2 का, और sp3 का कितना है 25%। और परसेंटेज एस करेक्टर जब इंक्रीज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है। और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है, ठीक है, तो आप सीधी सी मैं आपको एक बात बताऊं, देखो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है, मतलब नाइट्रोजन पे ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन देगा, अगर इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर नाइट्रोजन पे ऐसा कोई ग्रुप है जो क्या है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको रिलीज कर रहा है, ठीक है, तो इसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब आप बता दो स्टूडेंट मेरे को कि कौन से नाइट्रोजन में
ज्यादा अवेलेबल होंगे क्या, लोन पेयर्स। ठीक है, परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बेसिक नेचर में एक चीज पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दी पहले ही। ये देखो बेसिक नेचर किसके प्रोपोर्शनल होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या होता है बताओ इंडक्टिव इफेक्ट में, ये होता है माइनस आई, और माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर। तो ऊपर से नीचे अगर अपन जाएंगे तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इनका बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स। नेक्स्ट देखो कुछ अपन, नेक्स्ट अपन एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने एक ये ले लिया, ये 3 मेंबर रिंग है, और ये लगा दिया NH। ओके, ये लोन पेयर्स। एक अपन ने ले लिया 4 मेंबर रिंग, और ये अपन ने लगा दिया NH। और एक ले लिया अपन ने 5 मेंबर रिंग ले लिया, और ये लगा दिया NH। चलो, सबसे पहली बात तो आपको मैंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फैक्टर ठीक है डिपेंड्स अपॉन रिंग साइज। रिंग साइज जैसे जैसे बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, इसका मतलब प्लस आई बटा माइनस आई क्या है, कम है, और माइनस आई कम है, तो क्या हो जाएगा, इनका बेसिक नेचर तो ये होगा, सीधा सीधा ये दिख रहा है। ठीक है, फिर भी आप थोड़ा सा अपन कॉन्सेप्ट और इसमें सीखने की कोशिश करें तो देखो मैं आपको बताऊं, ये वाला जो नाइट्रोजन है, देखो इस ये वाला नाइट्रोजन पे ये लोन पेयर। ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल थीटा मान लो, और इस बॉन्ड एंगल को क्या मानोगे आप, इस बॉन्ड एंगल को दूसरा मान लो या फिर फाइव मान लो। यहाँ पे ये थीटा है, और ये बॉन्ड एंगल क्या है, फाइव है, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या है, थीटा, और ये वाला जो बॉन्ड एंगल ये क्या है, फाइव। ठीक है, देखो जैसे थीटा, यहाँ पे थीटा ज्यादा है, यहाँ पे थीटा कम है, और यहाँ पे थीटा और भी कम है। अच्छा, यहाँ पे फाइव क्या है, कम है, यहाँ पे फाइव ज्यादा है, और यहाँ पे फाइव क्या है, और भी ज्यादा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे परसेंटेज एज करेक्टर अपन बात करें कि थीटा ज्यादा है, मतलब एसपी की बात करें 50 होता है अपना। ठीक है, परसेंटेज एज करेक्टर। sp2 की बात करें कितना होता है अपने, 33 होता है, एंड sp3 की बात करें तो कितना होता है, 25। अब मेरे को आप ये बताओ कि इनमें परसेंटेज एज करेक्टर किस में ज्यादा है, sp में। sp में थीटा ज्यादा है, ठीक है, sp2 में थोड़ा कम है, एंड sp3 में क्या है, और भी कम है। ठीक है, और अगर sp परसेंटेज एज करेक्टर कम है अपने, ठीक, तो देखो यहाँ पे थीटा सबसे ज्यादा इसमें है, थीटा सबसे ज्यादा इसमें दिख रहा है, और एक ये थीटा है, सॉरी थीटा अपन इसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं अपन फाइव। थीटा सबसे कम इसमें है, ठीक है, सबसे कम इसमें थीटा है। तो ये बताओ ये कौन सा मतलब करेक्टर शो करेगा, ये करेगा अपना sp3 वाला। ठीक है, sp3 वाला करेगा। तो अब ये बताओ मेरे को sp sp2 एंड sp3, ठीक है, ये क्या होता है इनका, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर होता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर के बेसिक नेचर क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब आपको कोई पूछ ले तो आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, वरना मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया कि जो रिंग साइज है, रिंग साइज आप केवल इतना ध्यान रख सकते हो, क्योंकि देखो अपने को ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, केवल एग्जाम में अपने को ऑप्शन टिक करना है, और जो फिर मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है वो वाला कॉन्सेप्ट अपने को ये लगाना है। तो सीधा सीधा अपने ट्रिक से अपने ये देख सकते हैं कि देखो छोटी साइज है, फिर बड़ी साइज, फिर और भी बड़ी साइज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का उत्तर ये है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक नेचर। तो आप ये कर सकते हो, इसकी बेसिक नेचर क्या है, ये वाली। ठीक है, या फिर देखो मैंने आपको याद करो, आप जब एसिडिक नेचर पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि जिसमें ज्यादा कार्बन हो ना उसका प्लस आई ज्यादा, और जिसका प्लस आई ज्यादा वो मोर बेसिक हो जाएगा। ठीक है, वो भी अपन यूज कर सकते हैं। कितने कार्बन है, दो कार्बन, एक रेक, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, प्लस आई किसका ज्यादा, इसका ज्यादा है, बेसिक नेचर किसका ज्यादा है, ये वाला। ठीक है,
नेक्स्ट अपन देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। चलिए क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन डालो आप जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पी के ए। ठीक है, पी के ए पूछ लिया आपको, तो आपको पता होना चाहिए पहले तो पी के और बेसिक नेचर में क्या रिलेशनशिप है। तो देखो बेसिक नेचर प्रोपोर्शनल क्या होता है, पी के ए। ओके, अपना जो बेसिक नेचर होगा वो ही क्या होगा अपना पी के ए का ऑर्डर होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स में लिख रहा हूँ, देखो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, एन एच लगा नॉन पेयर है। सेकंड मैं लिख रहा हूँ ये एन एच, थर्ड यहाँ पे एन एच, और ये लॉन पेयर है, ये लगा दिया मैंने एमी ग्रुप लगा दिया मिथाइल ग्रुप, और लास्ट में लगा रहा हूँ ये लोन पेयर हो गया, और यहाँ पे लगा दिया ब्रोमाइड। इनका बेसिक नेचर अपने को पूछा गया है एग्जाम में, देखते हैं अपन किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। देखो सब में रिंग सेम, साइज सेम है। ठीक है, अच्छा ग्रुप कौन कौन से जुड़े हुए हैं, ये ओ ग्रुप है, इसमें एम ई ग्रुप है, इसमें बी आर ग्रुप है। ठीक है, ओ ग्रुप का क्या लगता है इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, इसका क्या है प्लस आई, बी आर का क्या है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अब देखो इस माइनस आई में इतनी सी डिफरेंस है, और इस वाले माइनस आई में डिस्टेंस क्या है, ज्यादा डिस्टेंस है, मोर डिस्टेंस। कल की क्लास को याद करो आप, मैंने आपको ये बोला है कि इंडक्टिव इफेक्ट की इंटेंसिटी डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चाहे माइनस आई और प्लस आई, इनकी इंटेंसिटी ही कम हो जाएगी। ठीक, अब इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है, तो बताओ सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा 3 नंबर, उसके बाद में ये सिंपल कुछ भी नहीं है इसमें 2 नंबर। अब इन दोनों में किसका माइनस आई ज्यादा है, माइनस आई इसका ज्यादा है, मतलब बी आर का माइनस आई ज्यादा है, किससे हो रहा है ओ से। ठीक है, तो जिसका माइनस आई ज्यादा है उसकी बेसिक नेचर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या हो जाएगा अपना 1 और 4। ठीक है, ये इसका राइट आंसर था। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अपन ने अमाइंस कर लिया, एंड उनके जो रिलेटेड कंपाउंड्स थे उनका अपन ने देखा कि मतलब नाइट्रोजन पे लोन पेयर होंगे, और वो लोन पेयर अवेलेबल करवाएंगे तो ही क्या होगा उनका, उनका अपन बेसिक नेचर देख पाएंगे। ठीक है, अवेलेबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फैक्टर पे डिपेंड करेगी, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी परसेंटेज एस करेक्टर के प्रोपोर्शनल होगी, और दूसरा मैंने बताया साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, जब साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। ओके है स्टूडेंट, अब बात करते हैं बेसिक नेचर, नेक्स्ट हेडिंग लगा लो आप, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अमाइंस जब भी अपन पढ़ते हैं इनकी 2 कैटेगरीज पढ़ते हैं, एक अपन देखते हैं एलिफेटिक अमाइन, एलिफेटिक अमाइन, एंड दूसरा अपन क्या देखते हैं एरोमेटिक अमाइन, सेकंड अपन देखते हैं एरोमेटिक अमाइन। फर्स्ट है एलिफेटिक अमाइन एंड सेकंड है एरोमेटिक अमाइन। देखो स्टूडेंट, ये है अपना आर एन एस टू, इसको क्या लिखते हैं आर एन एस टू, और सेकंड इसको अपन लिखते हैं एरोमेटिक अमीन को कुछ इस तरह से, तो अपन एनिलिन भी बोलते हैं ये वाला। अब देखो स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन पहला अपने को अगर यही पूछ लिया जाए कि एलिफेटिक अमीन एंड एरोमेटिक अमीन्स की बेसिक नेचर आप बताओ, कि मतलब कौन से मोर बेसिक होंगे और कौन से वीक बेसिक होंगे। ठीक है, तो देखो बेसिक नेचर का मैंने क्या बताया है कि ये जो लोन पेयर है इसी पे डिपेंड करती है, इसकी अवेलेबिलिटी देखेंगे अपन। ठीक है, और इसकी भी अवेलेबिलिटी देखेंगे अपन, जो ज्यादा अवेलेबल होगा वो क्या होगा मोर बेसिक होगा, यही चीज तो है अपने को। अब देखो
ये जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर को अपन बोलेंगे लोकलाइज्ड लोन लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर मतलब एक जगह पे स्थानीकृत है ये, ठीक है, एक ही जगह पे है। लेकिन ये लोन पेयर देखो इस रेजोनेंस में चला जाता है। इस तरह से आपने पढ़ी होगी इनकी रेजोनेट की स्ट्रक्चर। तो इस लोन पेयर को अपन बोलते हैं डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। यहां तक कहानी समझ में आई आपको कि एरोमेटिक अमीन का लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, और जबकि एलिफेटिक अमीन का लोन पेयर है वो कैसा है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है। ठीक है, अब देखो डीलोकलाइज्ड मतलब ये लोन पेयर, ये वाला जो लोन पेयर है ये इस वाले रिंग में भी जा रहा है, तो इसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये कहीं पे भी नहीं जा रहा है, इसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, मतलब है उतनी की उतनी ही रहेगी। तो बेसिक नेचर में बता सकते हो आप कौन सा मोर बेसिक है, एलिफेटिक अमीन, ऑल एलिफेटिक अमीन आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन्स। ठीक है, ये आप कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है आपको कि एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन की जब भी बात करें अपन, तो एलिफेटिक अमीन क्या होंगे, हमेशा मोर बेसिक होंगे ड्यू टू, ठीक है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होंगे, वो रेजोनेंस में अपना पार्टिसिपेट करेंगे, तो अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी, जो इनकमिंग जो भी होंगे अपने इस पे भी मतलब प्रोटोनेटेड होना है, प्रोटोनेशन होना है, तो वो क्या हो जाएगी, अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण इसकी बेसिक नेचर क्या हो जाएगी, एलिफेटिक अमीन से एरोमेटिक अमीन की बेसिक नेचर कम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो नेक्स्ट अपन इसी में और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे अपन ने एरोमेटिक अमीन को अगर अपन इस तरह से वेरी करते जाए, मान लो ये अपना NH2 है, सेकंड अपन लगाते हैं NHR ग्रुप लगा दिया, थर्ड अपन लगा लेते हैं ये NR। ओके है, चलिए बताइए स्टूडेंट, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके आ जाए, ठीक है, देखो लोन पेयर, इनकी अवेलेबिलिटी अपने को चेक करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो NH2 है, ये कौन सा NH2 है, 1 डिग्री अमीन, प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी है, टर्सरी अमीन है, मतलब एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, आर ग्रुप जुड़े हैं। देखो NH पे आप इस चीज को ध्यान रखना हमेशा कि NH2, ठीक है, सेकेंड अपन बात करें NHR, एंड थर्ड अपन बात करें NRR, और ये आर ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, और जब इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी और भी ज्यादा, इसकी थोड़ी कम हो जाएगी, और इसकी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी वही रहेगी जो एज इट इज है। तो क्या हो जाएगा, इसका बेसिक नेचर बढ़ जाएगा। चेक करके बता दो स्टूडेंट, आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर ये हो जाएगा अपना ये वाला। ठीक है, कि मतलब ये जो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, आर ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है क्योंकि इनका प्लस साइन इफेक्ट लगता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे मोटे मोटे लोन पेयर लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक ही रिलीजिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम साइज का लिख दिया, और ये एज इट इज मैंने लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अपन एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। मान लो स्टूडेंट अपना एरोमेटिक अमीन है, कुछ इस तरह से वेरी करके आए, थर्ड केस में देख रहा हूं, इसी में NH2 है, ये NH, और इधर भी फेनिल रिंग है, और थर्ड केस अगर मैं ये बना दूं, थर्ड केस अगर ये बनाए अपन N, इधर भी रिंग हो गई और इस साइड भी रिंग हो गई। देखना स्टूडेंट, इंटरेस्टेड चीज है आपको ये, क्या करना अपने को, सबसे पहले वही काम करना अपने को जो लोन पेयर्स है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर और इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है। देखो सारे के सारे लोन पेयर्स क्या है, डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है, इनका जो रेजोनेंस है इस रिंग में जाएगा,
ये डीलोकलाइज्ड होंगे इधर भी और इधर भी होंगे, और ये लोन पेयर है, ये इधर भी डीलोकलाइज्ड होगा, इस रिंग में भी होगा और इस वाली रिंग में भी होगा। तो अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे जो लोन पेयर है, ठीक है, ये 3 रिंग में काम आ रहा है, यहाँ पे 2 ही रिंग में यूज हो रहा है, यहाँ पे नहीं है, तो अवेलेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ये लोन पेयर बड़ा साइज का, अवेलेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, इसकी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, और सबसे कम अवेलेबिलिटी किसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेसिक नेचर का, ये वाला हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो अपन लास्ट अपन ये देखते हैं, हेडिंग लगाते हैं अपन, जो एलिफेटिक अमीन्स है, एलिफेटिक अमीन किस तरह से लिख सकता हूं मैं इसको, तो लिख सकता हूं RNH2। एक हो गई 1 डिग्री अमाइन, और हो सकता है सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री अमाइन, और थर्ड होता है 3 डिग्री या फिर टर्सरी अमाइन, यही होते हैं। 1 डिग्री अमाइन कौन सा होगा अपना, NH2, जिसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो। 2 डिग्री अमाइन कौन सा होगा, इसमें NH ग्रुप प्रेजेंट हो। और 3 डिग्री अमाइन कौन सा होगा, इसमें N ग्रुप प्रेजेंट हो। जैसे मैं इनके एग्जांपल लिखूं तो RNH2, ये हो जाएगा NHR2, और ये हो जाएगा NR3। ओके है, इनकी अपन सबसे पहले बेसिक नेचर की चर्चा करें, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री की बेसिसिटी या फिर बेसिक नेचर, इनकी बेसिक नेचर की चर्चा करें। अब देखो आप, ठीक है, यहाँ से अपने को कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिक नेचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। ओके है, बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमीन, बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमाइन। अब देखो यहाँ पे किन किन फैक्टर पे ये डिपेंड करती है। फर्स्ट तो अपन लेते हैं इसमें इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट में आप सीधा से ध्यान रखना, जो बेसिक नेचर है प्लस आई की क्या होगी प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, माइनस आई की। ओके है स्टूडेंट, दूसरा अपन देखेंगे स्ट्रिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, दूसरा अपन देखेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस, और जो थर्ड अपन देखेंगे वो देखेंगे सॉल्वेशन एनर्जी। थर्ड अपन देखेंगे सॉल्वेशन एनर्जी, या जिसको अपन बोल सकते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, तो और मैं क्या बोल सकता हूँ, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल लिखूं, देखो 1 डिग्री RNH2, 2 डिग्री कौन सा है R2NH, एंड 3 डिग्री अपना R3N। अच्छा ये बताओ, इसका प्लस आई कम है, इसका प्लस आई थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 2R ग्रुप है, इसका प्लस आई बहुत ज्यादा हो गया, 3R ग्रुप है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपन अप टू डाउन चलते हैं, मूव करते हैं, तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा इनका, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर इनका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट अपन इंडक्टिव इफेक्ट से इसको सीधा सा कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर, ठीक है। दूसरा अपन फैक्टर यूज करते हैं स्ट्रिक हिंड्रेंस। स्ट्रिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर जब अपन यूज करें, देखिए स्टूडेंट, अपन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों बना दें यहाँ पे, ये अपना RNH2, दूसरा है RNHR, और थर्ड है अपना RNR एंड R। देखो बेसिक नेचर, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, मतलब किसी भी एटम को डोनेट कर जितना ज्यादा करेगा उसकी बेसिक नेचर क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट, इस नाइट्रोजन पे, इस नाइट्रोजन की जो क्राउडिंग है,
इस नाइट्रोजन की क्राउडिंग, अपन सेकेंडरी अमीन्स में और थर्ड टर्सरी अमीन में क्राउडिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब आपको मैं सिंपल सी बात बता दूं कि ये नाइट्रोजन था एक, और नाइट्रोजन के चारों ओर मतलब इसके एनवायरमेंट में बड़े ग्रुप जुड़ गए। ठीक है, तो जैसे ही लोन पेयर जा रहा है, देखो ये नाइट्रोजन है अपना, ध्यान से देखना इसको थोड़ा सा, ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ गया, ये हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ गया और ये जुड़ गया बड़ा ग्रुप है जो आर ग्रुप है। ओके है, 2 डिग्री अमीन्स में एक नाइट्रोजन ग्रुप हाइड्रोजन ग्रुप है, दूसरा बड़ा आर ग्रुप है और एक बड़ा आर ग्रुप ये जुड़ गया। और टर्सरी अमीन की बात करूं मैं, तो नाइट्रोजन पे बड़ा आर ग्रुप, एक बड़ा आर ग्रुप, एक बड़ा आर ग्रुप। अब देखो ये वाला लोन पेयर और ये वाला लोन पेयर, ठीक है, ये वाला लोन पेयर इजीली किसी को डोनेट कर सकता है क्योंकि इसमें क्राउडिंग कम है, छोटे ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब स्पेस है इसको। ये देखो ये थोड़ा सा कम अवेलेबल होगा, और देखो ये किधर से जाएगा, इधर से जाएगा तो इससे टकरा जाएगा, इधर से टकरा जाएगा, इधर से टकरा जाएगा। मतलब इसकी अवेलेबिलिटी जो है नाइट्रोजन के लोन पेयर की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें बाहर बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं, जाने के लिए जगह नहीं है बस। देखो एक तो सकड़ा रास्ता हो, उसमें लोन पेयर को अपन घुसा रहे हैं, ठीक है, तो वो बड़ी मुश्किल से जा रहा है, जाए तो जाए, नहीं भी जाए वापिस आ जाए। और जब लोन पेयर जाएगा ही नहीं, डोनेट ही नहीं करेगा, तो काहे की उसकी बेसिक नेचर है, ठीक है। और एक बहुत ही चौड़ा रास्ता है, जाओ भी लोन पेयर, ठीक है, एकदम फास्ट जाओ, भगे जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। तो ये है क्राउडिंग वाला सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे ग्रुप से, यहाँ पे 2 बड़े ग्रुप से, एक छोटा, और यहाँ पे तीनों ग्रुप क्या है, बड़े बड़े हैं। तो इस नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, इसको जाने के लिए भी तो जगह चाहिए, और ये जाने के लिए जगह क्या हो जाएगी, यही तो रहेगी अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबल कौन सा होगा, अवेलेबल कौन सा होगा, प्राइमरी अमीन सबसे ज्यादा अवेलेबल होगा, फिर सेकेंडरी अमीन कम होगा, टर्सरी अमीन में जगह नहीं बचेगी, अवेलेबल नहीं होगा। तो इसका ऑर्डर प्लस आई का ऑर्डर क्या था, प्लस आई का ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अच्छा यही किया, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। कौन से फैक्टर से कर लिया आपने, स्ट्रिक हिंड्रेंस से। इसी को तो बोलते हैं अपन त्रिवियम बाधा, मतलब बाधा आ रही है और बाधा आएगी तो अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थर्ड अपन लेते हैं जो फैक्टर अपना सॉल्वेशन एनर्जी। इसको आप कंसेप्ट को स्टूडेंट ध्यान से समझना है इसको, सॉल्वेशन एनर्जी को, सॉल्वेशन एनर्जी। देखिए स्टूडेंट, सॉल्वेशन एनर्जी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ RnH2, 1 डिग्री अमीन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया R2NH, सेकेंडरी अमीन, और ये मैंने लिख दिया R3N, ये टर्सरी है। ओके है स्टूडेंट, और इसकी बेसिक नेचर को अपन कैसे शो करते हैं, H प्लस का ऐड होना, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये RN पॉजिटिव हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन पहले से और एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, यही होगा इसका। अगर मैं यहाँ पे प्रोटोनेशन करवाऊं, मतलब बेसिक नेचर तो यही हुई इसकी कि H प्लस से जुड़ेगा, लोन पेयर दे रहा, ये लोन पेयर दे रहा है इसको, ठीक है। अगर यहाँ पे इसके साथ भी कराऊं तो ये वाले जो लोन पेयर है ये दे रहा है इसको, यहाँ से क्या बनेगा, R2N, ये H और ये H, ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, ठीक है। और थर्ड में क्या बनेगा, R3N पॉजिटिव चार्ज, और ये होगा हाइड्रोजन एटम। ओके है स्टूडेंट। अब देखो, आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने जब बेसिक नेचर स्टार्ट किया था, आ जाओ ऊपर आप, आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं। हम्म, ये देखो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है बेसिक नेचर, ठीक है, इतना अपन ने बेसिक नेचर के बारे में पढ़ लिया है। तो मैंने यहाँ से
अच्छा, कोई भी कंपाउंड है, ये कंपाउंड लिया अपन ने, इस कंपाउंड का बेसिक नेचर मतलब H प्लस आयन जुड़ा, और इससे क्या बना है, कॉन्जुगेटेड एसिड। यही बस मैं यहाँ पे आपको रिपीट कर रहा हूँ, यही लिखने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि मतलब क्या बनेगा जब बेसिक नेचर शो करेगा कोई भी कंपाउंड, तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा। ये क्या बन रहा है, ये कॉन्जुगेटेड बेस है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड एसिड। थोड़ा सा चलो ऊपर आता है पर, एक सेकंड स्टूडेंट, थोड़ा सा उसको मेरे को करेक्शन लग रहा है, तो मैं थोड़ा कर देता हूँ। बेसिक नेचर, ठीक है, कॉन्जुगेटेड बेस है इधर, और क्या बन रहा है, इससे कॉन्जुगेटेड एसिड बन रहा है, राइट है, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि H प्लस आइन लेगा तो H प्लस आइन ज्यादा होंगे और कॉन्जुगेटेड एसिड ही बनेंगे, ठीक है। चलो वापिस आ जाते हैं, चलिए, ये कॉन्जुगेटेड बेस से क्या बन रहा है, कॉन्जुगेटेड एसिड बन रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, कंसेप्ट अपन जब दोनों साइड भी अपन ने जब जब ये काम किया है, तो मैंने आपको एक ही बात बोली है कि इस कॉन्जुगेटेड एसिड, ये जो कॉन्जुगेटेड एसिड बन रहा है कॉन्जुगेटेड बेस से, अगर ये कॉन्जुगेटेड एसिड इस कॉन्जुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर दो, इनकी स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज कर देते हैं, देन क्या होगा, क्या होगा बताओ, कॉन्जुगेटेड बेस है, इनकी बेसिक नेचर इंक्रीज हो जाएगी, यही तो होगा। मतलब अगर ये स्टेबल है तो ये ज्यादा बेसिक होगा, ये स्टेबल है तो ये ज्यादा बेसिक होगा, और ये स्टेबल है तो ये ज्यादा बेसिक होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट अपने को वापस यहाँ पे काम आ गया। तो आप देखो, मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे इनकी स्टेबिलिटी अपन कैसे चेक करेंगे। देखो अपन ने क्या सॉल्वेशन एनर्जी वाला पोर्शन ले रखा है, मतलब इसका हाइड्रेशन करवा देंगे, मतलब इसको वाटर में या फिर हाइड्रेशन करवाएंगे, इसका सॉल्वेशन करवाएंगे। जब भी इसमें अपन वाटर में करवाएंगे तो देखो यहाँ से 3 बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी क्या, 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, इसमें एक हाइड्रोजन और है, ये लो जी, ठीक है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो ये लो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, और यहाँ पे ओनली एक ही हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। देखो, आपसे मैं एक बात शेयर कर दूं कि जब भी किसी कंपाउंड को अपन सॉल्वेशन करवाते हैं, तो जब भी वो वाटर से बॉन्ड बनाता है, तो जो एनर्जी बाहर रिलीज होती है, एनर्जी बाहर रिलीज होती है, उस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखना स्टूडेंट, जिसमें ज्यादा वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, या फिर जो वाटर के साथ जितना ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, उसकी सॉल्वेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा बाहर जाएगी, ओके है। सबसे ज्यादा सॉल्वेशन एनर्जी किसमें रिलीज होगी, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, सॉल्वेशन एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होगी, ठीक है, रिलीज सॉल्वेशन एनर्जी, रिलीज सॉल्वेशन एनर्जी, एनर्जी ये सबसे ज्यादा होगी। देखो यहाँ पे माइनस में लिख रहा हूँ, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब वाटर में कम घुले हैं, 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, तो रिलीज सॉल्वेशन एनर्जी होगी, वो क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी, मतलब बाहर निकलेगी, और यहाँ पे एनर्जी थोड़ी सी ही बाहर निकलेगी। अब देखो एक बात बताओ, कोई भी कंपाउंड है, उसकी कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। अगर उससे एनर्जी अपन बाहर निकाल लें किसी भी कंपाउंड की, जैसे मान लो इसकी एनर्जी, इस कंपाउंड की एनर्जी कितनी है, 10, कोई भी कंपाउंड है उसकी एनर्जी कितनी है, 10 किलो कैलोरी है सपोज करो, और उससे मैंने एनर्जी बाहर निकाल ली 8 किलो कैलोरी, 8 किलो कैलोरी रिलीज कर दी, तो उसके पास कितनी बची है, उसके पास कितनी बची, 2 बची, क्या बची है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसके पास रहेगी, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसके पास रहेगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसको मैं प्लस में लिख देता हूँ, सबसे ज्यादा
ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी कम, और यहां से देखो एनर्जी बाहर निकल गई, बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकल गई, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी बची है। ठीक है, अब देखो जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, याद करो आपने एमओटी में पढ़ा होगा, ठीक है, कि स्टेबिलिटी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूं आपको, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल पोटेंशियल एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, वो क्या होगा, लिस्ट स्टेबल, और जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो कम पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, बताइए स्टूडेंट, कम पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, मतलब इसके पास जो बची हुई है वो थोड़ा अलग वे है। वापस सुनना ध्यान से स्टूडेंट, देखो रिलीज सॉल्वेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम रिलीज हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे मिनिमम होगी, क्यों, देखो वाटर के साथ हाइड्रेशन, केवल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पे तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज जिसमें होगी, उसमें खुद में कितनी बचेगी, फिर कमी बचेगी, और जिसकी एनर्जी कम है वो मोर स्टेबल है स्टूडेंट, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो लिस्ट स्टेबल है। तो इसकी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो मैं लिख सकता हूँ, इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर, देखो मैं थोड़ा अलग पेन यूज कर लू यहाँ पे, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, अपन अप टू डाउन जब चलते हैं, अप टू डाउन चलते हैं स्टूडेंट, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो इनकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी। अगर इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, देखो मैंने बोला कि अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं तो ये बेसिक नेचर बढ़ेंगे, तो इधर भी अपन अप टू डाउन चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा क्या होगा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है, ध्यान से आप भी रिवाइज कर करके इस चीज को आप देखना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो आप एक बात बताओ मेरे को कि अमीन्स का अपन ने बेसिक नेचर पढ़ा है, बेसिक नेचर अपन ने 3 फैक्टर से पढ़ लिया, इंडक्टिव इफेक्ट से पढ़ लिया, दूसरा अपन ने देखा स्ट्रिक हिंड्रेंस से, और तीसरा देखा अपन ने सॉल्वेशन एनर्जी से। इंडक्टिव इफेक्ट से जो ऑर्डर है वो है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है, स्ट्रिक हिंड्रेंस से है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, और अपना लास्ट जो सॉल्वेशन एनर्जी उससे क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ये अपना बेसिक नेचर का ऑर्डर अपने को अलग अलग फैक्टर से मिला है, ठीक है, तो अपने को अलग अलग फैक्टर से अपने को क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, अपने को ओनली वहां पे यही देगा कि इसका बेसिक नेचर बता दो, कोई भी नहीं देता है, और फैक्टर तीनों ही काम करते हैं, जब तीनों ही फैक्टर काम करते हैं तो इसका एक्सपेरिमेंटली जो भी बेसिक नेचर है वो निकाला गया, मतलब कब फैक्टर कहाँ पे मतलब ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है, कब कहाँ पे कम हो जाता है, इन चीजों से फिर क्या है कि एक्सपेरिमेंटल जो बेसिक नेचर है वो अपने को मिला, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आपको याद करना है, एक्सपेरिमेंटल बेसिक नेचर। बाय डिफॉल्ट देखते हैं चीजें, वो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स की बात करते हैं तो बेसिक नेचर अपना कौन सा होगा, ये वाला होगा। अब देखो स्टूडेंट, कई बार क्या होता है एग्जाम में, कई बार क्या होता है एग्जाम में कि आपको बेसिक नेचर पूछ लिया, किनका पूछ लिया, इनका पूछ लिया कि बेसिक नेचर बताइए आप, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आप यही बताओगे 2 डिग्री, 2 डिग्री सबसे मोर बेसिक, फिर 1, और फिर क्या हो जाएगा 3, मतलब ये वाला अपने को बताना है, ठीक है। अगर अपने को ये ना दे के अपने को ये दे दिया इन गैसेस फेज, ठीक है, मतलब इन गैसेस फेज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी जो अमीन है उनको आपको अरेंज कर दो, तो कैसे करेंगे, देखो गैसेस फेज में क्या होगा, गैसेस फेज में जो अपना स्ट्रिक हिंड्रेंस वाला जो फैक्टर है वो अपना काम नहीं करेगा, और वो काम नहीं करेगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन गैसेस फेज, ये आप जरूर ध्यान रखना, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर, तो आपको क्या बताना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। आपको अगर गैसेज फेज दे दे, ठीक है, ध्यान रखना किसी भी मतलब दे सकता है, आपको ये भी दे सकता है इन HCl गैस, ठीक है, अरेंज द बेसिक नेचर ऑफ देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
देयर बेसिक नेचर, ठीक है। इन इन आपको दे दिया इन HCl गैस, तो आप ये वहां पे समझ जाना कि कौन सा पूछा गया अपने को, ये वाला पूछा गया, तो आपको बाय डिफॉल्ट आप ये निकाल के आना आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपको क्या दे सकते हैं, आपको दे सकते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, आपको क्या दे सकते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ओके है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट दे दे आपको, तो आपको जो गैसेज फेज या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट, दोनों में आपको एक ही करके आना है, ठीक है। मेरी बात को आप अच्छे से क्लियर से सुनना। देखो आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट अपने को ये वाला बेसिक नेचर लिख के आना। आपको दे दिया गैसेज फेज दे दिया एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट दे दिया, तो आपको ऑर्डर कौन सा करना है, ये वाला करना है। या फिर आपको दे दिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर प्रोटिक वाटर होता है ना, वाटर होता है, वाटर भी दे सकते हैं। या फिर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, तो अपने को क्या करना है, 2 1 एंड 3, बस ये चीजें ध्यान रखना। कुछ भी नहीं दे आपको तो ये करना, और अपने को वाटर दे दिया, एक्वस सॉल्यूशन दे दिया, या फिर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अपन जब भी अपन क्लीवेज पढ़ेंगे ना, तब वहां पे मैं इस चीज की चर्चा करूंगा आपको कि सॉल्वेंट होते हैं कितने टाइप के होते हैं, पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, पोलर प्रोटिक भी होते हैं, पोलर एप्रोटिक भी होते हैं, ठीक है। सारी चीजों की अपन चर्चा करेंगे वहां पे। तो आप ये वाला आपको जब पोलर प्रोटिक दे दे तो आपको ये वाला क्लियर करके आना है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो लास्ट अपन बात करें इनमें से, केवल इतना ध्यान रखना है, हो जाएगा अपना काम। नेक्स्ट अपन जो अमाइंस की बेसिक नेचर है उनकी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एक लिख दिया मैंने RnH2, 1 डिग्री अमीन है। एक लिख रहा हूं मैं 2 डिग्री अमीन R2NH, एंड थर्ड लिख रहा हूँ R3N, एंड लास्ट लिख रहा हूँ अमोनिया के साथ इसका कंपेरेटिव स्टडी अपन देखते हैं, ठीक है, ओके है। अब देखो स्टूडेंट, इसको मैं 1 डिग्री को बोलूंगा 1, इसको क्या बोलूंगा 2 डिग्री, इसको बोलूंगा 3, और अमोनिया को मैं बोलूंगा 0 डिग्री, ओके है। यहाँ पे मैं क्या क्या वेरिएशन कर सकता हूँ, आर अगर इज इक्वल टू आर मिथाइल ग्रुप हो या फिर CH3 ग्रुप हो, ओके, तब इसका बेसिक नेचर का ऑर्डर बाय डिफॉल्ट, देखो बाय डिफॉल्ट चीजें चलती है, क्योंकि जो अमीन्स है एलिफेटिक अमीन है उनकी बेसिक नेचर 3 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, और 3 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, तो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू अपन वो निकाल के रखते हैं, और वो आपको याद ही करनी है, ठीक है, क्योंकि कब कौन सा फैक्टर डोमिनेंट हो जाए और कब कौन सा ग्रुप लग जाए, और उस ग्रुप के लगने के कारण कौन सा फैक्टर ज्यादा प्रभावी हो जाए, डोमिनेंट हो जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको इजीली याद भी करा दूंगा। अच्छा अपन ने क्या देखा है, 2 1 3, ठीक है, तो फर्स्ट आप कर दो 2, फिर 1, फिर 3, और फिर 0, मतलब अगर R की जगह CH3 है तो सबसे मोर बेसिक सेकेंडरी अमीन, फिर प्राइमरी, फिर टर्सरी, फिर अमोनिया, ओके है। ये मेरा लिखने का तरीका रहेगा थोड़ा सा। सेकंड देखो, अगर RCH3 ना हो और क्या हो C2H5 हो, ठीक है, और R क्या हो C2H5 भी ना हो और अपना हो आइसोप्रोपिल, ये भी आ सकता है। और अगर R क्या हो, R आ सकता है टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, ये देखो ये ग्रुप आ सकते हैं। फर्स्ट अपन ने केस कर लिया। सेकंड, अब थर्ड वाला लास्ट वाला देखो, आप लास्ट वाला आपको करना है 0 1 2 3, मतलब अमोनिया मोर बेसिक, उसके बाद में 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है। ये अपन ने पहले बाय डिफॉल्ट कर लिया, इसको याद कर लिया, और लास्ट वाला मैंने टर्सरी ब्यूटाइल का आपको करा दिया। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में चेंज कर दो, इन दोनों में, ठीक है, फर्स्ट के दो में चेंज करो, मतलब 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0,
बाकी ऐसा का ऐसा लिखना। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में चेंज कर दो, तो मतलब 2 अपनी जगह, फिर 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0। ठीक है, मतलब पहले आपको ये याद कर लो, ये याद कर लो, उसके बाद भी इसमें क्या चेंज है, इन दोनों में चेंज है, मतलब इन दोनों में चेंज है वो यहाँ पे लिख दो, और इन दोनों में चेंज है आगे वालों में, वो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, 3 की जगह 1 और 1 की जगह 3 है। ठीक है, ये मैंने आपको बाय डिफॉल्ट जो ग्रुप लगा लगा के बेसिक नेचर का जो ऑर्डर है वो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब देखो स्टूडेंट, अगर मान लो ये ग्रुप भी आ जाए और ये ग्रुप भी आ जाए, ये पॉसिबल नहीं होंगे। ठीक है, मतलब रेयर चांस में पॉसिबल्स होंगे जिनके एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यूज है, ठीक है, अपने को या तो उनकी केबी की वैल्यू रख के देंगे, है ना, पॉसिबल ही नहीं है इतना। तो इन दोनों में से इनको वेरी कर सकते हैं, मतलब ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, दोनों अगर साथ में लगा दिया और दोनों को आपको मिक्स पूछ लिया, तो देखो अपने को क्या करना है, पहले फर्स्ट अपने को ये वाला करना। ठीक है, मतलब इसको अगर मैं डेस लगा दूं, ये डेस है, ये डेस, ये डेस है। ठीक है, तो फर्स्ट अपने को करना है 2 डेज, फिर 3 डेज करना, फिर अपने को करना है 2, फिर अपने को करना है 1 डेज, 1 डेज, फिर अपने को करना है 3, और फिर अपने को करना है 1। मतलब आपको क्या करना है, मैं आपको बता दूं, सबसे ये वाला इधर से स्टार्ट करना फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर कहाँ पे जाओगे आप, फिर किधर जाओगे आप, इससे इधर जाना। ठीक है, थर्ड नंबर पे, फिर किधर जाओगे आप, इससे आपको आना यहाँ पे, ये फोर्थ नंबर, फिर जाना है ये फिफ्थ नंबर एंड ये 6 नंबर। ठीक है, ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है। जैसे मान लो मैं आपको एक स्टूडेंट एक बात बता दूं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो इस चीज को लेके। जैसे ये लिखा NH, ठीक है, एक लिख दिया मैंने CH3 ऑल्थराइज N, एक लिख दिया है अमोनिया, आपको ये पूछ लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो C2H5 वाला ये 2 डिग्री, C2H5 में क्या है 2 डिग्री को क्या बोल रहा हूँ मैं, 2 डेज। अच्छा, CH3 में 3 डिग्री को क्या बोल रहा हूँ, 3 बोल रहा हूँ, और अमोनिया 0 है ही। तो देखो पहले 2 डेज है या 3 है, पहले क्या है 2 डेज है, और उसके बाद में 3 है रहा, तो क्या करोगे आप, ये वाला इसका ऑर्डर लिखना है। ठीक है, एक और कर लो, चलो लगे हाथी, आपको क्लियर हो जाए। मान लो आपके एग्जाम में ये आ गया, ये आ गया अपने CH3 का होल ट्वाइस NH। ठीक है, C2H5 का होल थ्राइस N, और फिर ये आ गया CH3 का होल थ्राइस N, ये आ गया। ठीक है, अब देखो इसको अपन क्या लिखते हैं 2 डिग्री, इसको मैं क्या लिखता हूँ C2H5 है, तो C2H5 को क्या लिख दिया मैंने 3 डेज, और इसको मैंने क्या लिख दिया ओनली 3 डिग्री लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो आप पहले 2 डेज 3 डेज, तो 3 डेज मतलब ये वाला मोर बेसिक हो जाएगा, जो सेकंड नंबर है, फर्स्ट नंबर एग्जांपल, सेकंड नंबर एग्जांपल, थर्ड नंबर एग्जांपल, तो सेकंड नंबर हो गया। उसके बाद में 3 डेज के बाद में क्या रहा है 2, ओनली 2, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद में क्या रहा है 3, तो ये आ जाएगा 3। अब स्टूडेंट आप चेक कर लेना, ये बाय डिफॉल्ट आपको याद रखना है, बहुत आपको इससे मतलब एग्जाम में आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं अपन, कुछ अच्छे एग्जांपल पिक किए मैंने। चलिए स्टूडेंट, एक मैं यहाँ पे और कंसेप्ट आपका क्लियर कर दूं, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये अपना टर्सरी अमीन है, ओके, और एक अपन टर्सरी अमीन बनाते हैं, ये वाला टर्सरी। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों में आपको बेसिक नेचर बताना है। अच्छा, ये भी 3 डिग्री है क्या अमाइन, ये भी 3 डिग्री अमाइन है। ठीक है, ये जो 3 डिग्री अमाइन है ये पायरामिडल शेप में है, आर, सेकंड आर एंड थर्ड आर, ये पायरामिडल शेप में है, मतलब ये लोन पेयर है। ठीक है, और ये क्या है, ये अपन बोल सकते हैं ब्रिज हेड कंपाउंड है। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, नोमेन कल्चर भी अपन ने किया था। आप इसका नोमेन कल्चर भी मेरे को बताना, आईपीसी नोमेन कल्चर क्या है,
मैंने आपको पढ़ा रखा है अच्छे से आईपीसी नोमेनकल्चर, ठीक है। तो ये है अपना बाइसाइक्लो कंपाउंड और ये है अपना पायरामिडल कंपाउंड है, ठीक है। अब देखो इस वाले कंपाउंड्स में क्या होता है, पायरामिडल इन्वर्जन प्रेजेंट होता है, PYRAMI, पायरामिडल इन्वर्जन, ओके है। देखो पायरामिडल जब इन्वर्जन होगा तो क्या है, ये इस तरह से इन्वर्जन हो जाएगा, इस तरह से मतलब चेंज हो जाएगा, ऊपर लोन पेयर चले जाएंगे, ये नीचे की तरफ आ जाएंगे, और इसमें इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पे एक बॉन्ड ये जुड़ा, ये आगे बंधा हुआ है, इस नाइट्रोजन पे एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ये भी आगे बंधा हुआ, इस नाइट्रोजन पे एक बॉन्ड जुड़ा, ये भी आगे बंधा हुआ है, ठीक है। तो इसमें इन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगा, इसमें इन्वर्जन नहीं होगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, इसमें इन्वर्जन नहीं होगा और इसमें इन्वर्जन प्रेजेंट होगा। अब एक बात बताओ मेरे को स्टूडेंट, इसको मैं क्या लोकलाइज्ड बोल सकता हूँ क्या, मतलब अपना अपनी लैंग्वेज में, मतलब ये एक ही जगह है और ये एक जगह नहीं है, इन्वर्ट हो रहा है, मतलब कभी लोन पेयर नीचे की तरफ है, ठीक है, फिर इस साइड आए, मतलब एक एकदम से तो ये नहीं होगा, एक साथ तो ये नहीं होगा कि मतलब ये अपना 180 पे घूम रहा है, ठीक है, कभी थोड़ा पैरेलल आएगा 190 पे आएगा, अभी नीचे है, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर वापिस, मतलब लोन पेयर इस तरह से इन्वर्जन करते रहेंगे, मतलब घूमते रहेंगे, ठीक है। तो क्या अवेलेबिलिटी है, मतलब H प्लस है, यहाँ पे कोई भी H प्लस आयन जुड़ रहा है, तो वो H प्लस आयन के लिए इस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और इसकी अवेलेबिलिटी क्या रहेगी, वो की वो बनी रहेगी। तो क्या होगा बेसिक नेचर, दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ अबव कंपाउंड्स। देखो ये वाला अपने को कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल और चलते अपन, बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि जो बेसिक नेचर इतनी भी कम नहीं होती इसकी। देखो किस तरह से मैं आपको बताऊं ये कॉन्सेप्ट। एक मैंने ले लिया R3N, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा मैं लेता हूं ये नाइट्रोजन, ये वाला, ठीक है। और थर्ड में ले रहा हूं ये है, और ये आ गया यहाँ पे, और थर्ड ये वाला है, मतलब यहाँ पे दो दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है, एक ही लोन पेयर है, ठीक है। बस ये करो आप, तो इन दोनों का अपन ने कर लिया, कौन सा बेसिक है इन दोनों में, ये वाला मोर बेसिक है, ये वाला वीक बेसिक है। अब इनकी थोड़ी सी अपन देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, आपको मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पे एक लोन पेयर है, वही ओनली अवेलेबल करवाएगा लोन पेयर, तो और दूसरा जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का -I इफेक्ट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। बस यही चीज ध्यान रखना आप कि एक लोन पेयर इसका अवेलेबल करवाएगा, मतलब बेसिक नेचर इस वाले नाइट्रोजन से हो रही है शो, तो इस वाले नाइट्रोजन से -I, या फिर अगर इससे बेसिक नेचर शो हो रही है ऊपर वाले से, तो इससे -I हो जाएगा, सेम बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ओके है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, इन दोनों की अपन कंपैरिजन करें तो इसमें +I कार्बन की वजह से, इसमें -I है, तो बेसिक नेचर किसका ज्यादा होगा, 2 का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 2 का ज्यादा होगा, फिर फर्स्ट, और फिर क्या हो जाएगा थर्ड, मतलब इसका बेसिक नेचर इससे भी कम होगा। ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि मतलब ये जो बेसिक नेचर है, इतना भी ज्यादा, इतना भी पायरामिडल इन्वर्जन से कम नहीं होगा, ठीक है। हालांकि ये देखो आप सोचो, आप सोचो, देखो ये RR ग्रुप जुड़े हुए हैं, +I बहुत ज्यादा है ना इनका, हो गया, तो लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हाँ क्या बोला है मैंने, इसमें इन्वर्जन प्रेजेंट होता है, ठीक है, हो गया इन्वर्जन प्रेजेंट, तो इससे तो इसकी जो बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर इसकी ज्यादा होगी, ठीक है, इसकी बेसिक नेचर ज्यादा होगी, लेकिन इसकी जो बेसिक नेचर कम हुई है, इसकी बेसिक इतनी भी कम नहीं हुई कि मतलब अगर -I फैक्टर वाले भी लगे
तो वो भी अगर ज्यादा हो, हाँ, उनसे तो क्या होगी, इनकी बेसिक नेचर ज्यादा ही होगी। इसी में मैंने लिख दिया यहाँ पे 213। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, स्टूडेंट आएगा। अच्छा, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं, देखो मैंने लिखाया था टेपको। ठीक है, नाम क्या होता है इसका, डाइएजा बाईसाइक्लो, आईपीसी नेम लिख रहा हूं मैं, 222। ओके, उसके बाद में हो जाएगा ऑक्टेन। ठीक है, ये वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस टाइप के जो आईपीसी नेम है ये पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास में अपन अपना जो इंडक्टिव इफेक्ट वाला जो पोर्शन है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। देखो अपन ने इसमें क्या क्या चीज कवर की है, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं। इंडक्टिव इफेक्ट अपन ने पढ़ा है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया, प्लस आई माइनस आई। प्लस आई के अपन ने पावर्स पढ़ लिए, कौन कौन से हैं याद करो थोड़ा सा, कौन कौन से, CS2 माइनस, NH माइनस, O, CO, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, CS3, CD3 वो हो जाएंगे अपने, मतलब CT3, CD3 और CS3। माइनस आई के कौन कौन से हैं, OF2, OR2, NF3, NCl3, NR3, NH3। ठीक है, ये वाले सारे हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जो एल्डिहाइड कीटोन एसिड ग्रुप है, साइनाइड SO2R है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये वाले माइनस आई के अपने हो गए। उसके बाद में अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा है इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन पार्ट। सबसे पहले अपन ने देखा इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन, वो अपन ने किया है रिएक्टिविटी ऑफ, सॉरी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइंस एंड कार्ब एनाइंस, मतलब इंटरमीडिएट्स में दो ही इंटरमीडिएट्स अपन ने कवर किए। उसके बाद में अपन ने देखा रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल में अपन ने टू टाइप्स की रिएक्शंस पढ़ी है, जिसमें ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होता है, या फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होता है। फिर अपन ने ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज की अलग अलग अपन ने रिएक्शंस पढ़ी, जिसमें एस्ट्रिफिकेशन देखा अपन ने, एसाइलेशन देखा, बेंजोइलेशन देखा है, टोसिलेशन देखा है, मेसिलेशन देखा है, ब्रोसिलेशन देखा, टर्फिलेशन देखा। और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होता है, उसमें रिएक्शन विद PCl5 है, PCl3 है, अच्छा SOCl2 है, COCl2 एंड HX के साथ। ओके है, उसके बाद में अपन ने कंप्लीट किया है एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स एंड बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। ये जो अपना इंडक्टिव इफेक्ट है, जो कंप्लीट पोर्शन अपन ने कर दिया। नेक्स्ट क्लास में जो अपन स्टार्ट करेंगे वो अपना हाइपर कंजुगेशन वाला पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, आप को मैं एक कॉमन जानकारी दे दूं कि कल तक मतलब 4 अगस्त तक, ठीक है, 4 अगस्त तक 2023। ठीक है, कल तक क्या है कि जो अपना ऐप है उसमें डिस्काउंट ऑफर रहेगा, एबीसी केमिस्ट्री क्लासेज में, एबीसी केमिस्ट्री क्लासेज, उसमें डिस्काउंट ऑफर रहेगा। ठीक है, मतलब अप टू अपने 20% डिस्काउंट रखा है। टोटल फीस अपनी रखी है, मतलब बहुत ही कम मान लो आप तो फीस, उसका डिस्काउंट अगर अपन अप टू करें तो मतलब 4,000 के समथिंग अपने को फीस लगनी है। ठीक है, आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाइए। आगे की क्लासेस के लिए अपन वहां पे जुड़ेंगे, लाइव रहेंगे, मिलेंगे, सारी चीज आपको लाइव मिलेगी। ठीक है, आप मतलब जो भी आपको डाउट आप उसी समय क्लियर कर सकते हैं। हालांकि ये भी कोई जरूरी नहीं है, आप ऑफलाइन भी फिर आप देख सकते हो, क्योंकि ऐप पे सारी जो क्लासेज है रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिलेगी। ठीक है, सारे आपको जो भी है क्वेश्चन पेपर है, टेस्ट जो भी अपन करवाएंगे, उनके जो सॉल्व या उनका जो भी अपन क्वेश्चन पेपर है उनका वीडियो बनाएंगे, उनका सॉल्यूशन वीडियो बनाएंगे, वो भी आपको उस पर मिलेगा। ठीक है, तो उसका जो लिंक है मैं आपको शेयर कर दूंगा, और जो भी क्वेरीज आपको वो आप मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी आप इस ऑफर का फायदा उठाइए और इस पे जुड़िए, ताकि आप लाइव बन सको। ठीक है, और आप जो भी अपना 1 ईयर्स का जो प्रोग्राम है उसमें आपको मैं सफल बना सकूं। ठीक है, इसी के साथ अपन आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।